नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के पहले अध्याय के भाग 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपने भाग 1 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? समुच्चय। आपने समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं ये सब कुछ पढ़ा था, जिससे आपके 1.1 और 1.2 एनसीईआरटी की पूरी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज भी कुछ समुच्चयों के प्रकार पढ़ने वाले हैं तथा आज लगभग इस वीडियो में आपका 1.3 से लेकर 1.6 तक आपकी जो अध्याय 1 है वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नियमित रूप से अध्ययनरत रहे इस वीडियो पर, तो आप पूरा का पूरा अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ तो हमने पढ़ लिए थे, 4 प्रकार के तो हमने पढ़ लिए थे। पहला प्रकार पढ़ा था हमने शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय। दूसरा प्रकार पढ़ा था हमने परिमित समुच्चय या अपरिमित। तीसरा प्रकार पढ़ा था हमने अपरिमित समुच्चय। और जो चौथा प्रकार पढ़ा था हमने समान समुच्चय। ठीक है, 5 और 6 प्रकार के होते हैं। हमने लगभग 4 प्रकार के भाग 1 में पढ़ चुके हैं। अब जो 5 और 6 है, 5वें नंबर का जो समुच्चय आता है उसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या नाम है उसका? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी समुच्चय उपस्थित हो। कहने का मतलब यूनिवर्सल समुच्चय। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है ना, उस इंग्लिश मीनिंग का क्या है? उसका नाम यूनिवर्सल सेट्स। इस समुच्चय का जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसे हम सेट्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो सार्वत्रिक का जो इंग्लिश मीनिंग है यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। यदि अगर हम ब्रह्मांड में सारे उपस्थित जीवों का यदि अगर हम एक समुच्चय बनाए और उस समुच्चय को अगर हम क्या कहना चाहेंगे, उस समुच्चय को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय आपको समझ में आ चुका होगा। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यदि अगर मैं कहूँ कि यदि अगर वेन आरेख द्वारा मैं आपको समझाऊं, तो कहने का मतलब वेन आरेख में क्या, ये एक वेन आरेख है, इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से, और इसे हम समझ लेते हैं ये पूरा का पूरा जो क्या है, ये जो पूरा का पूरा क्या है कि यूनिवर्सल सेट है। सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि 1 और 2 अवयवों का एक दूसरा समुच्चय, एक ए उपस्थित है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय एक सबसे बड़ा समुच्चय होता है जिसके अंदर सारे के सारे समुच्चय आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक और समुच्चय आता है उसका नाम है क्या? घात समुच्चय। क्या नाम है उसका? घात समुच्चय। क्या नाम है उसका? घात समुच्चय। ये 6 नंबर का समुच्चय, ये अंतिम समुच्चय चल रहा है। ठीक है, घात समुच्चय का मतलब होता है कि मैंने एक समुच्चय दिया a बराबर 1 2 3 4। इसमें कितने अवयव उपस्थित है? 4 अवयव उपस्थित है। कितने अवयव उपस्थित है? 4 अवयव उपस्थित है। 1 2 3 और 4। इस समुच्चय के जो अंदर उपस्थित जो संख्या होती है 1 2 3 4, इनको अलग अलग क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। तो घात समुच्चय में हम यही पढ़ेंगे कि इसे कहने का मतलब इस समुच्चय में कितने अवयव उपस्थित है? m बराबर 4 अवयव उपस्थित है। जो घात समुच्चय है उसे हम pm से प्रदर्शित करेंगे। कैसे? pm से प्रदर्शित करेंगे। यदि अगर हमें घात समुच्चय को बताना होगा तो 2 की पावर m से हमें इसे इस प्रकार से बताना है। जो m है वो m क्या है? यहाँ पर प्रत्येक अवयव की संख्या है। जो इस समुच्चय हमें दे रखा होगा उसमें वो पूछेगा हमसे कि घात समुच्चय क्या है, इसमें बताइए। एक सेट दे रखा होगा, घात समुच्चय बताइए। तो घात समुच्चय आप ये पहले ये डिनोट करना कि उसमें अवयव कितने उपस्थित है? 1 2 3 और 4। इसमें कितने अवयव उपस्थित है? 4 अवयव उपस्थित हैं। 1 2 3 और 4। तो हमने 2 की पावर n, ये से फार्मूला बनेगा, और 2 की पावर 4 आपका ये क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो समुच्चय है, समुच्चय की एटलीस्ट सारी की सारी जो टाइप्स है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे उप समुच्चय। क्या पढ़ेंगे हम? उप समुच्चय। क्या पढ़ेंगे हम? उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय का मतलब ये होता है कि यदि अगर आप किसी एक को समुच्चय मान लो, कहने का मतलब एक समुच्चय आपने माना कि एक समुच्चय वो क्या है? विद्यालय है। क्या है? एक स्कूल है, बड़ा सा स्कूल है। ठीक है, एक समुच्चय जिसके अंदर कितनी क्लासें लगती है? आप मानिएगा कि ये इस विद्यालय में कितने, लगभग एक तो 9th की क्लास लगती है, एक 10th की क्लास लगती है, और एक 11th की और एक 12th की लगती है। ठीक है, इसमें कुल मिला के यह एक विद्यालय है जिसे हम एक ए समुच्चय मान रहे हैं। ठीक है, एक हम बड़ा समुच्चय मान रहे हैं।
जिसके अंदर कितनी क्लासें लगती है, 9th 10th 11th और 12th। तो इस विद्यालय के अंदर ये जो पर्टिकुलर एक जो अलग अलग जो क्लासें हैं, यही क्या कहलाती है, उपसमुच्चय कहलाती। किसकी, इस ए की ये उस विद्यालय जो विद्यालय रहेगा, वो विद्यालय क्या कहलाएगा, वो विद्यालय कहलाएगा एक समुच्चय। और उसके उप समुच्चय क्या कहलाएंगे, ये एक 9वीं की कक्षा, ये एक 10वीं की कक्षा, ये 11वीं की कक्षा और ये 12वीं की कक्षा। ठीक है, ये हम एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको शायद समझ में आ चुका होगा इस एग्जांपल से। एक ए सेट लेते हैं। एक ए सेट के अंदर 1 2 और 3, ठीक है, आप 1 और 2 ही मान लीजिएगा समुच्चय। ठीक, ये समुच्चय है। वो ये क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा आपसे कि आप इसके उप समुच्चय बताइए। क्या बताइए, उप समुच्चय। क्या बताइए आप इसके उप समुच्चय बताइए। ठीक, तो आपके जो उप समुच्चय होंगे, एक तो 1 होगा, और एक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये अलग अलग क्लास है ना। हम एक उस विद्यालय के टाइप से आप समझिए, इसमें एक भी उपस्थित है, इसके अंदर 2 भी उपस्थित है, इसके अंदर 1 और 2, ये जो समुच्चय रहेगा ये इसका स्वयं भी एक क्या रहेगा, उप समुच्चय रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो आएगा एक 5। कहने का मतलब यदि अगर कोई कहे कि आप एक रिक्त समुच्चय के उप समुच्चय निकालिए, एक तो ये स्वयं रहेगा और एक उसका क्या समुच्चय रहेगा, एक और उप समुच्चय क्या रहेगा, 5। जिस प्रकार से इसके कितने उप समुच्चय बने, 4 उप समुच्चय। इनका एक फार्मूला भी आता है। इनका फार्मूला आता है कि डायरेक्ट वो पूछेगा कि कितने उप समुच्चय बनेंगे, एक समुच्चय के कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो जो समुच्चय जो बनने वाले हैं, ए का मतलब क्या होता है, इसका जो फार्मूला आता है 2 की पावर m आता है। यदि हमने माना कि m बराबर कितना है, 2, कितना है, m बराबर 2, तो m बराबर यदि 2 है तो यह आप 2 की पावर 2 लीजिए, तो 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 4। तो जो इसके जो उप समुच्चय की जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। कितनी बनेगी, 4 बनेगी। 1 2 3 और 4 बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी, 4 बनेगी। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको एटलीस्ट उप समुच्चय तो आपको आ गया होगा समझ में। ये इस प्रकार से उप समुच्चय को निकाला जाता है। मैं आपके सामने एक और उदाहरण बता दूं आपको, ठीक है। मैंने बोला 1 0 या फिर -1। ये एक सेट दे रखा है, ये आपको एक समुच्चय दे रखा है। इस समुच्चय के आप क्या ज्ञात करना है, हमें उप समुच्चय ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसका एक उप समुच्चय 1 होगा, और एक क्या होगा, 0 होगा, और एक क्या होगा, -1 होगा, और क्या होगा, 1 0 भी हो सकता है, और 0 -1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, हमने एक बार तीनों को अलग अलग ले लिया, एक बार इसको इसके साथ ले लिया, एक बार इसको इसके साथ ले लिया, और एक बार हम क्या करते हैं, इस पूरे को भी ले सकते हैं। हमने बोला था ना कि एक बार पूरा का पूरा जो स्वयं बनेगा वह भी एक क्या रहेगा, उसका उप समुच्चय रहेगा, और एक क्या, 5। तो हमने उप समुच्चय इस प्रकार से निकलेंगे। कितने निकले इसके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने निकले इसके, 7 निकले। इसमें एक कोई छूट रहा है, इसके अंदर एक और ये बच रहा है 1, -1। कौन सा, 1, -1। ठीक है, तो ये आपके कितने उप समुच्चय बन गए इस समुच्चय के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। 2 की पावर n क्या होती है, इस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो 1 और 2 और 3, तो 2 की पावर 3। तो इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लीजिए, और कितने आएंगे, 8। 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 8, ये जो 8 रहेंगे, या तो आप संख्यात्मक रूप से इस प्रकार से निकाल सकते हो, और आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। वो यदि आपसे पूछे कि कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो आप इस फार्मूले का यूज करना। यदि आपसे वो कहेंगे आप निकाल के बताइए, तो आपको इस प्रकार से उसको निकाल के बताना है। ठीक है, आपको ये शायद समझ में आ चुका होगा उप समुच्चय अपना। अब जो उप समुच्चय के बाद आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को डिलीट करके। ठीक है, अब हम जो है उप समुच्चय के बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं अंतराल। हमने जो है कल हमने अंतराल पढ़ा था भाग 1 में। भाग 1 में हमने अंतराल जो पढ़ा था, अंतराल में हम उसे और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपके सामने। अंतराल का मतलब वो जो हमने ब्रैकेट बनाए थे, ये एक लाइन ड्रॉ है। इस लाइन में यहाँ पर 3 उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है 6। आप मान लीजिए 4 यहाँ उपस्थित होंगे और 5 यहाँ, और यहाँ जो उपस्थित है वो क्या है, 6। इस भरे हुए गोले का मतलब ये होता है कि इस 3 को इस अंतराल के मध्य लेना है, और इस 6 का मतलब होता है कि इस 6 को नहीं लेना है। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार से
अंतराल, 4 प्रकार के अंतराल बनते हैं फिर। ठीक, आपको इनमें ब्रैकेट भी समझ में आ जाएगा। मैंने कल ब्रैकेट भी आपको भाग 1 में समझाया था। इस भरे हुए ब्रैकेट का मतलब, भरे हुए गोले का मतलब होता है 3 को भी लेना है और 6 को नहीं लेना है। खाली खाली गोले का मतलब क्या होता है कि 6 को नहीं लेना है। इसमें यहाँ पर 3, 4 और 5 और 6, यहाँ पर 3, 4, 5 और 6, ये एक प्रकार का अंतराल है। हमें अंतराल में बताना है कि कौन कौन सी संख्या ली जाएगी इसमें और नहीं ली जाएगी। ठीक है, मैंने कल ब्रैकेट वाला आपको उपलब्ध बता दिया था, आज मैं इस लाइन वाले को बता देता हूँ। इस भरे हुए गोले का मतलब होता है 3 को लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है, 6 को नहीं लेना है, क्योंकि 6 पर क्या है, खाली गोला। तो इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट और 6, छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब होता है 6 नहीं लेना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खाली गोले का मतलब 3 नहीं लेना है, इसके आगे वाली संख्या लेना है। तो जो नहीं लेना है वहां पर छोटे ब्रैकेट का उपयोग करना है हमें। 3, 4, 5 और 6, हम यहाँ पे 6 पर, और 6 तो हमें लेना है क्योंकि ये तो भरा हुआ गोला है। इनमें क्या 3 भी लेना और 6 भी लेना है। तो अंतराल क्या क्या बनेगा हमारा, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर अंतराल क्या बनता है पता है, 4, 5 और 6। किंतु 3 अगर यदि हम इस ब्रैकेट के अनुसार लिखते हैं तो 3 को नहीं लिया जाता। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि इस संख्या को मत लीजिए और इसके आगे वाली जो संख्या होती है अब उससे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो आने वाला है भरे हुए गोले का मतलब होता है 3 भी लेना और इधर 6 भी लेना है। ठीक है, इन पर दोनों पर बड़े ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट हमने कल भाग 1 में सीख लिए हैं, आप भाग 1 देख लीजिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगी। इन दोनों खाली गोलों का मतलब क्या होता है, 3 भी नहीं लेना, 6 भी नहीं लेना, इनके जो बीच वाली जो संख्या स्थित है उन्हीं को लेना है। तो आप यहाँ पर छोटे ब्रैकेट का उपयोग करें दोनों संख्याओं पर। ठीक है, ये शायद एटलीस्ट अंतराल आपका यही है, इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और हमें यदि अगर एक और प्रकार से जो अंतराल लिखा होता है, जो क्वेश्चन प्रश्नों में पूछा जाता है, वो किस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार का होता है, जो x है, माना कि x वही संख्या है जो कि अंतराल उपस्थित है। ठीक है, अब जो है जो हमें प्रश्न में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कहने का मतलब हमें जो अंतराल में संख्या जो लेनी है 3, 4, 5 और 6 नहीं लेना है। ठीक है, तो उसे हमें जो प्रश्नों में लिखना होता है वो हमें किस प्रकार से लिखना होता है, इस प्रकार 3 हमें लेना है लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6। इक्वल का मतलब होता है 3 लेना है, x जो x संख्या है ना, x संख्या कौन कौन हो सकती है, 3, 4, 5 और 6 नहीं लेना है। ठीक है, 3 से लगाकर 5 तक। इसका मतलब यही होता है, यदि अगर मैं यहाँ इक्वल भी लगा दूं तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। कहने का मतलब 3 भी लेंगे और 6 भी लेंगे। इस वाले में कैसे बनेगा, 3, इसके में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर आप इक्वल मत लगाइएगा। इक्वल जो हमें लगाना है 6 हमें लेना है तो 6 पर इक्वल लगाइएगा। जो हमारा अंतराल चल रहा है 4, 5 और 6 में चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 भी लेना है और हमें 6 भी लेना है। तो कहने का मतलब दोनों पर इक्वल लगा दो, 3 से लेकर 6 तक चलना है हमें। ठीक है, उसके बाद में क्या है 3, 6, न तो हमें 3 लेना और न ही हमें 6 लेना है। तो इसमें क्या कौन सी संख्या आने वाली है, 3 लेस देन 6 लेस देन 3 लेस देन x लेस देन 6। ये इस प्रकार से आएगा। आप इन्हें अगर एक बार समझ लेंगे तो फिर बार बार समझने की कोशिश नहीं करनी होगी। ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है मैं इतनी। ठीक, जो हम करने वाले अंतराल, ये तो हमारा हो गया अंतराल। ये लगभग हमारे 1.3 से लेकर 1.4 तक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो आने वाला है, उसके बाद में हमारे जो आते हैं समुच्चयों पर जो ऑपरेशन लगते हैं। कहने का मतलब जो ऑपरेशन का मतलब संक्रियाएं लगती है। संक्रियाएं केवल 2 प्रकार की होती है। संक्रिया जो लगती है ना वो 2 प्रकार की लगती है। कौन कौन सी, एक तो यूनियन लगेगा और एक क्या, इंटरसेक्शन। इसका मतलब सम्मिलन, कहने का मतलब संघ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सम्मिलन और संघ का मतलब एक ही होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। ये दोनों शब्द, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ। इंग्लिश में उभयनिष्ठ का इंटरसेक्शन होता है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन चीजें। क्या, कॉमन चीजें। कॉमन चीजें कौन कौन सी, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन चीजें। अब कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि देखो हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। a बराबर हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और जो हमें b समुच्चय बराबर दे रखा है 3, 4, 6। अब कहने का मतलब यदि अगर मैं इन दोनों में a
संघ बी निकाल। संघ का मतलब क्या होता है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, दोनों समुच्चयों में से मिलकर किसी को भी छोड़ना नहीं। आपको रिपीट नहीं करना है। कहने का मतलब एक बार भी अगर आप लिख दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, आंसर जो होगा सही हो जाएगा। कहने का मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, संघ। संघ का मतलब क्या होता है, सभी को मिलाना। अब मैं एक से लगाकर 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है, लेकिन 6 इसमें तो है ना, तो मैं 3 और 4 इसमें रिपीट हो रहे हैं, वो तो उभयनिष्ठ की बात होगी। लेकिन अगर हमें संघ देखना होगा तो संघ में क्या लेना है, हमें किसी को भी इनमें से एक भी अवयव को छोड़ना नहीं है। तो आप एक को भी ना छोड़े और बोले 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो निकला हमारे पास, ये क्या निकला, ये हमारा निकल गया यूनियन निकल गया। यदि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, कहने का मतलब क्या, उभयनिष्ठ निकालूं, कॉमन चीजें निकालूं, तो इनमें से मुझे ये बताइए कि ए समुच्चय बी समुच्चय तथा ए समुच्चय में से आपको कॉमन क्या दिख रही है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो जो कॉमन चीजें निकलेगी वो क्या निकलेगी, 3,4 निकलेगी। ठीक है, ये आपका संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन जो चल रही है। ऑपरेशन के अंतर्गत 2 टाइप्स है, एक तो संघ आता है और एक क्या आता है, उभयनिष्ठ आता है। ठीक है ना, तो यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन भी हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल के जरिए से, और आपको एक कॉमन निकालना भी बता दिया, इंटरसेक्शन निकालना भी बता दिया। जो इसके आगे है, ये तो 2 समुच्चय में आते हैं। ठीक है, और इस पे जो आपका एक अध्याय है 11वीं का, जो पहला अध्याय है गणित का, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1.6 में जाकर आते हैं, 1.6 में जाकर आते हैं। मैं आपको 1.6 का एक क्वेश्चन सिखा भी दूंगा। ठीक है, वेन आर आई भी आपको समझा देंगे सारे के सारे। आपका 1.6 की ये जो यूनियन और तो इंटरसेक्शन में एक रिलेशन होता है, आप उसको याद रखिएगा, तो आपको आपके क्वेश्चन जो सोल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन एन बी। कहने का मतलब ये जो चीजें हैं, इसमें क्या दे रखा है आपको, मैं यदि अगर एक वेन आरेख से दर्शाऊं कि ये मेरे पास एक ए समुच्चय, ये जो पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले। ये जो समुच्चय आपको दे रखा है, ये बी समुच्चय दे रखा है। ठीक है, आप इसमें जो निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, आप इसके जरिए से देखिएगा। तो ए यूनियन बी निकालना, तो कहने का मतलब मुझे पूरा का पूरा ये चाहिएगा। ए का मतलब क्या होता है, मैंने क्या जोड़ा, एन ए जोड़ा, तो एन ए का मतलब क्या होता है, ये पूरा। एन बी का फिर मैंने क्या जोड़ा, एन बी, तो एन बी का मतलब ये क्या, यहां से पूरा। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पर जो जगह आती है, ये क्या आती है, जो डबल डबल आ जाती है। तो मुझे क्या करना होता है, ये क्या है, एन ए, दोनों की ये जो कॉमन जगह है कि नहीं है यहाँ पर ए और बी की, तो इनको मैंने क्या किया, एक बार क्या किया, घटा दिया। ठीक है, तो घटाने पर क्या होता है कि वो जो भी ए यूनियन बी जो हमारा करेक्ट निकलता है वो सही निकल जाता है। ये आप एक फार्मूला याद रखिएगा। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 1.6 का आप एनसीईआरटी में 6ठा सवाल देखिएगा। उस 6ठे सवाल में क्या दे रखा है हमें कि 70 व्यक्तियों के समूह में, कहने का मतलब समूह अगर दे रखा है तो वो सारे के सारे दे रखे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी तक क्वेश्चन में कोई डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी बराबर कितने दे रखे हैं, 70 दे रखे हैं। ठीक है, उसमें कह रखा है कि जो मैं आपको क्वेश्चन पहले बता दूं कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति जो है वो कॉफी पसंद करते हैं तथा जो 52 व्यक्ति हैं वो चाय पसंद करते हैं। तो आप उनमें से ये बताइए कि दोनों चाय तथा कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को आप बताइए। तो ठीक है, उनमें से हमें क्या ये निकालना है। हमें चाय पसंद करने वाले व्यक्ति दे रखे हैं, कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति दे रखे हैं। टोटल भी हमें 70 दे रखे हैं। यहाँ पर आप 70 रखिएगा, यहाँ पर आप क्या 37 रखो, और यहाँ पर आप क्या 52 और माइनस ये तो आपको निकालना है, इसे आप x मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक, तो एन ए बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 37, और जो एन बी बराबर दे रखा है वो क्या दे रखा है 52। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब हम फार्मूला रखेंगे और यहाँ पर क्या आने वाला है, एन ए यूनियन बी की जगह 70 बराबर एन ए की जगह 37 चाय पीने कॉफी पीने वाले व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद में जो 52 है वो कौन है, चाय पीने वाले व्यक्ति, माइनस एन ए यूनियन बी। ये तो आपको निकालना है। अब 70 माइनस 37 प्लस 52 कितने होते हैं, 7 और 2 8 और 3 5 और 3 9 सॉरी 8 और ये शायद आपको 35 दे रखेंगे।